हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको 5 गलतियां बताने वाली हूँ जिसकी वजह से आपकी ओसीडी ठीक नहीं हो रही है। बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखेंगे ताकि उन गलतियों को पकड़ पाएं और जल्दी से रिकवर कर जाएं। पहली गलती है, थॉट्स को सप्रेस करते हैं। थॉट्स का इमोशनल एंड बिहेवियरल रिएक्शन चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। आप इस बात के पीछे पड़ गए हैं कि ये थॉट आनी ही नहीं चाहिए। उस थॉट को रोकने की कोशिश कर रहे हैं जो कि आपके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि जितना आप सप्रेस करते हैं उतना डिफरेंटली वो थॉट हाई इंटेंसिटी के साथ एक्सप्रेस होती है। उसकी फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाती है क्योंकि फिर आपका माइंड उसको और चेस करना शुरू कर देता है। तो थॉट को सप्रेस नहीं करना है माय डियर, आपको अपना इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शन उस थॉट के लिए बदलना है। यानी कि आपकी थीम के अनुसार जो भी थॉट, चाहे वो कितनी भी पेनफुल हो, कितनी भी बुरी से बुरी हो, आपको डराने वाली हो, वो थॉट आ रही है तो उसे आने दें। एक्सेप्ट करने का मतलब है कि आप उससे अपने आप को फ्री कर रहे हो। एक्सेप्ट करने का मतलब अप्रूवल नहीं होता है, उसका मतलब फ्रीडम होता है। तो वो थॉट आ रही है, आप उसके आने के बावजूद आप पैनिक नहीं कर रहे हो, आप डर नहीं रहे हो, आप सिर्फ उसे लेबल कर रहे हो कि ये एक इंट्रूसिव थॉट है। अगर आपने ओसीडी को कोई नाम दे रखा है तो आप उस नाम को भी बोल सकते हो कि अगेन मेरे दिमाग में ये ओसीडी वॉइस है। तो आप उस थॉट के आने पर जो पहले पैनिक हो जाते थे, बहुत एंग्शियस हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे, वो इमोशनल रिएक्शन आप चेंज कर रहे हो। अब शुरुआत में तो बड़ा ये ऑटोमेटिक होता है ना, एकदम से आते ही हम डरना नहीं चाह रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देती है। पर उस रिएक्शन को नोटिस करो कि वो कहाँ से आ रहा है और फिर धीरे धीरे माइंडफुल हो जाओ और माइंडफुल होकर अपने इमोशनल रिएक्शन को चेंज करो। ऐसे बिहेवियरल रिएक्शंस जो है कि एकदम से आप फोर्स होकर या तो एस्केप कर रहे हो, रीएश्योरेंस ले रहे हो, कोई कंपल्शन कर रहे हो, उस पर कंट्रोल लाने की कोशिश करो, ना कि थॉट को रोकने की कोशिश। थॉट रुकेगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसके ट्रेसेस भी नहीं बचेंगे, पर वो अपने आप होगा। आपके हाथ में है कि उस थॉट के प्रेजेंस होने पर भी आपका काम रहना, आपका माइंडफुल रहना और उसको रीइंफोर्स करने वाला जो कंपल्शन या एस्केप, रीअश्योरेंस है, उसको करना बंद कर देना। मैं समझती हूँ आपकी पीड़ा को। शुरुआत में आपके लिए ये मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे ये आसान होता चला जाएगा। तो ये गलती करना बंद करो। अब दूसरी गलती है खुद को रीअश्योर करना और अपने फैमिली मेम्बर्स से रीअश्योरेंस लेना। और फैमिली मेम्बर्स भी कई बार उस पर्सन को ओसीडी से सफ़र करता हुआ देख नहीं पाते हैं, तो वो भी कंपल्शंस कर देते हैं, रीअश्योरेंस दे देते हैं। उनको लगता है कि इससे वो मदद कर रहे हैं, पर समझिए रीअश्योरेंस चाहे आप खुद को दे रहे हैं, किसी और से ले रहे हैं, या कोई भी फैमिली मेम्बर बिन मांगे भी जस्ट आपकी तकलीफ को दूर करने के लिए आपको रीअश्योर कर रहा है या आपके कंफर्ट के लिए कोई कंपल्शन कर रहा है, तो इस सब से ओसीडी से आप रिकवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये ओसीडी को और स्ट्रांग बनाता है। तो समझिए आप कैसे रीअश्योरेंस देते हैं। जैसे आपके मन में डाउट आया कि दरवाज़ा आपने खुला छोड़ दिया, तो आप जाकर चेक कर रहे हैं उसे, तो ये क्या किया आपने, रीअश्योरेंस दिया अपने आप को। आप दूसरे किसी से पूछ रहे हैं, वो भी आप रीअश्योरेंस ले रहे हैं। तो आप खुद जाकर कोई एक्शन कर रहे हैं या किसी और से पूछ रहे हैं बार 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 एक बात को कि तुमने देखा था ना, दरवाज़ा मैंने अच्छे से बंद कर दिया था ना। तो ये क्या, आप दूसरे से रीअश्योरेंस, खुद जाकर आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आप कभी कभी ऐसा सोच सकते हैं कि मैंने खुद जाकर तो दोबारा चेक नहीं किया, मैंने तो जस्ट पूछा। तो वो जो पूछा भी ना, उससे भी आपकी ओसीडी टस से मस नहीं होगी। या फिर इसी सेम केस में दूसरा कोई पर्सन, फैमिली मेम्बर, अपने आप ही कहना चालू कर दे, मैंने देख लिया था, तो बहुत अच्छे से दरवाज़ा बंद कर दिया था, चल अब रिलैक्स है, आगे बढ़ जा। तो ये रीअश्योरेंस देना भी ओसीडी के लूप को ख़त्म नहीं होने देगा। तो रीअश्योरेंस लेना देना सबको बंद करना होगा, क्योंकि ओसीडी से रिकवर होने में
फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप थेरेपीज़ भी ले रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस दी जा रही है, आपको एक्सपोज़र्स कराए जा रहे हैं, आपको हिप्नोथेरेपी कराई जा रही है, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज़ से आपको हेल्प किया जा रहा है ओसीडी फ्री होने के लिए। पर आप थेरेपिस्ट के साथ हर दिन तो रहते नहीं हैं, और जिस दिन आपका सेशन होता है उस दिन भी लिमिटेड टाइम के लिए आप अपने थेरेपिस्ट के साथ होते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फैमिली में एक को थेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है जो सपोर्ट करे। तो फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फैमिली का इस तरह से टेम्परेरी कंफर्ट देने के लिए रीअश्योर कर देना या बार बार कंपल्शन कर देना, ये बेसिकली एक्चुअल सपोर्ट नहीं है। ये ओसीडी से बाहर नहीं आने देगा। जिस तरह से ओसीडी सफ़रर को डांटना, मारना, टॉन्ट देना, ये सब चीज़ें गलत होती हैं, बिल्कुल नॉन सपोर्टिव रहना, उतना ही गलत उसको टेम्परेरी कंफर्ट देने के लिए उसे रीअश्योरेंस देते रहना, ये भी गलत है, क्योंकि इससे वो ठीक नहीं होगा। जो तीसरी बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सारा टाइम या तो ओसीडी के कंपल्शंस में लगा देंगे या फिर ओसीडी के जो भी रिकवर करने के सारे प्रोसीजर्स होते हैं उसमें लगा देंगे। वो जो उनके लिए ट्रूली वैल्यूएबल है, जो काम करना है, उस पर फोकस नहीं करेंगे, मतलब अपनी एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप सारा दिन अपने माइंड के फोर्स करने पर ओसीडी के कंपल्शंस में ही उलझे रहेंगे, तो फिर आप रिकवरी के लिए कब एफर्ट्स डालेंगे? आप डाल ही नहीं पाएंगे रिकवरी के लिए एफर्ट्स। अगर आप रिकवरी के लिए कमिटेड हो गए हैं और पूरा पूरा दिन अगर आप कोई चीज़ लिखे ही जा रहे हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि अगर मेरे को आधा घंटे एक्सरसाइज करने के लिए बोला, मैंने 2 घंटे कर ली तो ज़्यादा असर आएगा, बहुत अच्छा है, और आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करें, मतलब जो भी है आपको रिकवरी के लिए प्लान दिया गया है, अगर आप उसको भी बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे हैं, तब भी आप ठीक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो फिर आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर धीरे धीरे बन जाएगा। तो आपको एक बैलेंस बना कर रखना है। आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट शेड्स का पूरा एक बैलेंस बनाना है। आपको उसमें अपने रेस्ट के लिए, सोशलाइजिंग के लिए, अपने वर्क के लिए, अपनी रिकवरी के लिए जो आपको बताया गया है उसके लिए भी आपको बेसिक रूटीन के सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना है। शुरुआत में ये मुश्किल होता है क्योंकि ओसीडी बहुत फोर्स करता है, पर जो चीज़ शुरुआत में मुश्किल होती है इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है ना कि वो आसान नहीं हो सकती है। आप जब ठान लेंगे कि मुझे ये पेन होगा, मुझे ये डिस्कम्फर्ट होगा, एंग्जाइटी होगी, ओसीडी की प्रेजेंस भी ही, डर लगते लगते भी मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना है, ये सब टेम्परेरी फेज है, एक दिन ये सब कुछ मेरे लिए बहुत आसान होने वाला है और आप अपनी रिकवरी के लिए 100% श्योर होंगे, तो आपका वो डीप फेथ कि आप रिकवर हो ही जाएंगे, वो आपको पावर देगा अंदर से, और आपकी वो जो इनर पावर आपको मिलेगी उससे उस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट भी कर पाएंगे। एंजाइटी की, फियर की, ओसीडी के बार बार नॉक करने के बावजूद भी आप धीरे धीरे ही सही पर अपना कंट्रोल गेन कर लेंगे। फिर आपके पास टाइम बचेगा, तो जो शुरुआत में आप एक्सरसाइज, प्रैक्टिसेस, एक्सपोजर्स नहीं कर पा रहे हैं, उसको करने के लिए आपके पास टाइम आ जाएगा, तो आप टाइम वहाँ निकालेंगे। फिर उस रिकवरी प्लान से आप जब ठीक हो रहे होंगे, तो आपका ओसीडी के कंपल्शन से जो और टाइम बचेगा, फिर उस टाइम को आप यूटिलाइज कर पाएंगे अपने काम में, सोशलाइजिंग में और बहुत सारी चीज़ों में। मतलब धीरे धीरे आपकी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। पर ये सब करना होगा, मतलब पहले से ही दिमाग में ये क्लैरिटी रखें कि मुझे सिर्फ एक ही उसमें नहीं फंसे रहना है, मुझे अपने टाइम को बहुत ही माइंडफुली, बहुत ही वाइजली डिवाइड करना है, ताकि मुझे ये फील हो कि मेरी लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है। वरना पता है क्या है, रिकवरी के लिए भी एफर्ट्स डालना ना एक बोझ बन जाता है। अरे यार, रोज ये रूटीन फॉलो करना, रोज 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 रोज, क्योंकि हम सबको चेंज चाहिए होता है, हम सबको रिलैक्सेशन चाहिए होता है, हम सबको घूमना फिरना सब कुछ पसंद होता है। अब ओसीडी ने तो आपको जंजीरें बांधी रखी हैं, लेकिन उसकी जंजीरें धीरे धीरे आप खोल रहे हैं ना, तो जब आप खुल रहे हैं
तो हाथों पैरों को फैलाना शुरू करें ना। आप यानी कि एक्सपैंड करना शुरू करें अपने एक्सपोज़र को, ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, और उससे आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चौथी गलती क्या करते हैं लोग, बहुत सारे ना फिज़िकल कंपल्शंस पे कंट्रोल पा लेते हैं, लेकिन वो मेंटली ना अपने आप को रीअश्योर करते रहते हैं। उसको वो कन्फ्यूज़ होते हैं कि वो ना ऐसे अपने आप को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं और वो ना सब कंट्रोल कर रहे हैं। पर ये भी माय डियर आपका एक कंपल्शन बन गया है। आपको समझना है कि आप जब एक बार अवेयर हो गए कि ये इंट्रूसिव थॉट है, ये ओसीडी का फेक थॉट है, तो बार-बार ये कहने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये ओसीडी का फेक थॉट है, ये ओसीडी का एक फेक थॉट है। अरे! अब मुझे कंपल्शन नहीं करना है, मेरा सेल्फ कंट्रोल है। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इनिशियल स्टेज के सारा आपको बताया जाता है कि आप इनिशियल स्टेज पर उस थॉट के आने पर उसे लेबल करें। जैसे आप किसी इंसान से पहली बार मिले, अब आपको उसका नाम नहीं पता, तो आपने उससे पूछा आपका नाम क्या है? अब आपको उसका नाम पता चल गया, तो हर बार आप मिलने पर उससे पूछेंगे आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? कितना स्टूपिड साउंड करेगा ना ये। जब आपको पता चल गया कि उसका नाम ए है, तो बार-बार उससे क्यों पूछ रहे हैं आप? तो बार-बार वो सब चीज़ें जो आप करते हैं ना मेंटली, बहुत छोटे-छोटे सी आपकी हरकतें, वो धीरे-धीरे एक मेंटल कंपल्शन बन जाता है और आप कई बार रूमिनेट करते हैं और उससे आपको इल्यूजन होता है जैसे आप वो रूमिनेशन से कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। आपको ऐसा भ्रम होता है कि जैसे उस रूमिनेशन से ना आप अपनी सिचुएशन को बेटर कर रहे हैं और आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस में हैं और आप अपनी रिकवरी के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं। बट ये भी धीरे-धीरे एक मेंटल कंपल्शन की तरह बर्डन बन जाता है। फिर आप मेंटली ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको फोकस कंसंट्रेशन नहीं होगा, वही आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। पहले भाई बॉडी से कुछ एक्शन ले रहे थे, अब माइंड में कर रहे हैं, तो बात तो वहीं की वहीं ही है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी ही होगी माय डियर कि ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, क्योंकि मेंटल कंपल्शन भी ओसीडी के लूप को ब्रेक नहीं होने देते हैं। तो ये बात समझना है आपको कि आप किसी भी लेवल पर कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको परेशानी हो। अब पांचवी गलती के बारे में बात करते हैं। पांचवी गलती है कि लोग सोचते हैं कि मैं ना पहले बहुत कॉन्फिडेंट हो जाऊं, तब जाकर मैं एक्सपोजर करूंगा। आपको एक्सपोजर करने के बाद कॉन्फिडेंस आएगा। सिचुएशन को फेस करने से पहले आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। आपको फियर की, डिस्कम्फर्ट की प्रेजेंस में ही एक्सपोजर करना है और वहाँ पर कोई भी आपको सेफ्टी बिहेवियर नहीं अपनाना है, क्योंकि एस्केप करना सेफ्टी बिहेवियर है, रीएश्योरेंस लेना सेफ्टी बिहेवियर है, कोई भी कंपल्शन करना सेफ्टी बिहेवियर है। आप अपनी एंजाइटी को डाउन करने के लिए उस टाइम पर किसी भी तरीके की कोई एक्सरसाइज या कुछ भी कर रहे हैं, वो सब आपके एक्सपोजर को फेल कर देगा। जब बहुत ही सीवियर कोई ट्रिगर को एक्सपोज कराते हैं तो इनिशियली थेरेपिस्ट के इंस्ट्रक्शन पर कई बार जब अनकंट्रोलेबल एंजाइटी होती है, तब आपको माइंडफुल होने की कोई टेक्निक या सॉफ्ट डीप ब्रेथ वर्क कराया जाता है। लेकिन जो आपके माइल्ड, जो आपके मॉडरेट ट्रिगर्स होते हैं, उसमें ये सब प्रैक्टिसेस नहीं कराई जाती हैं और सीवियर लेवल के में भी इनिशियली फर्स्ट एंड सेकंड एक्सपोजर में ही ये कराया जाता है और फिर उसके बाद किसी भी तरीके का एंजाइटी रिलैक्सेशन वर्क नहीं कराया जाता है। उस एंजाइटी को, उस डिस्कम्फर्ट को आपको बियर ही करना होता है, ताकि धीरे धीरे एंजाइटी अपने आप डाउन जाए और हैबिचुएशन प्रोसेस जिसमें आपका ब्रेन अपने आप ही सीखता है कि ये सिचुएशन सेफ है। आपका ब्रेन अलार्म जो है, थ्रेट अलार्म, उसकी मिस फायरिंग हो रही होती है आपके अंदर। आपका अमिगडाला ओवर रिएक्ट कर रहा होता है और बॉडी को लगातार जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं उसकी वजह से बॉडी एंजाइटी प्रोड्यूस कर रही होती है और आपको सोमेटिक एंजाइटी उस टाइम फील हो रही होती है। तो आपकी बॉडी, आपका माइंड एक्सपोज करने के बाद ही, उस एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं कि यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सेफ है। और फिर वो सेंस ऑफ सेफ्टी आपको कॉन्फिडेंस देती है और बिना किसी भी टेक्निक के लगाए, बिना किसी भी सेफ्टी बिहेवियर के अपनाए, जब आप बार बार रिपीटेडली
उस सिचुएशन को फेस करते हैं तो वो हर बार आपके लिए पहले से ज़्यादा नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि जिस भी चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं उससे आप बहुत फैमिलियर हो जाते हैं। तो फियर ख़त्म हो जाता है और आपका ट्रिगर आपके लिए न्यूट्रल हो जाता है। एक्सपोज़र के बिना रिकवरी नहीं हो सकती। शुरुआत में अगर एक्चुअल एक्सपोज़र के लिए कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी नहीं जुटा पा रहा होता इंसान, तो उसको मेंटल एक्सपोजर्स कराए जाते हैं, गाइड इमेजिनरी के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू, एनएलपी की टेक्निक्स यूज़ कर कर उसको मेंटल एक्सपोजर्स कराए जाते हैं, क्योंकि माइंड अभी भी इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं करता। तो पांचों सेंसेस को इन्वॉल्व करके जब मेंटल एक्सपोजर्स कराए जाते हैं तो उससे वो इनिशियल कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है और रेडीनेस आ जाती है एक्सपोज करने की। पर 100% कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आप एक्चुअल में एक्सपोजर करते हैं। आप देखिए ना, एक्शन लेने से पहले कैसे कॉन्फिडेंस आ सकता है, आप खुद सोचिए, नहीं आ सकता। तो आप कितना भी अच्छा प्रिपेयर कर लें अपने आप को कॉग्निटिव लेवल पर, इमेजिनेशन में, बट आपको रियल टाइम में सिचुएशंस तो फेस करनी ही पड़ेंगी ना। तो आप ये चीज़ जो सोचते हैं कि 100% पहले मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, श्योर हो जाऊं मैं कि कोई भी खतरा नहीं है, नहीं, अनसर्टेनिटी रहेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा, फियर रहेगा, एंजाइटी रहेगी, सब कुछ, बॉडी भी रिएक्ट करेगी, माइंड भी कन्विंस करने की कोशिश करेगा। उसके बावजूद भी आपको चूज़ करना है कि मुझे फेस करना है, तब जाकर आपकी रिकवरी होगी। तो मैंने सिर्फ 5 गलतियों के बारे में आज बात की है। गलतियाँ आप और भी करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे प्यार से समझाऊँगी। पहले इन 5 को सुधार लो, रिकवरी बहुत फास्ट हो जाएगी। माय डियर वन्स, आप मुझे बहुत प्यारे हो और मैं बहुत ही जल्दी आपको इस ओसीडी से बाहर देखना चाहती हूँ। तो मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसे ही गाइड करती रहूँगी। समझो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि जितना ब्रेथ वर्क करोगे, जितना मेडिटेशन करोगे, शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, पर करते-करते एक दिन आसान हो जाएगा। उससे आपका नर्वस सिस्टम काम रहेगा, आपकी बॉडी जो ओवर रिएक्ट करती है ना, वो ओवर रिएक्ट करना कम कर देगी। तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, करेज महसूस होगा और ओसीडी से जल्दी रिकवर हो जाओगे। तो इसलिए ऐप में देखकर एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। कमेंट सेक्शन में बताना कि और क्या-क्या डिफ़िकल्टी आ रही है ओसीडी से रिकवर होने में। मैं जल्दी से आपके लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अपना ख़ास ख़्याल रखना, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।